चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस अब समापन पे ही हैं, हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। देखिए क्या है। देखो आपको पता है ना, एटलीस्ट और जब भी चॉइस हो, जैसे ए भी करेगा पी भी कर सकता है तो यूनियन आता है, इतना आपको पता है ना। एटलीस्ट या अगर चॉइसेस हो तो यूनियन आता है, चॉइसेस ना हो तो इंटरसेक्शन आता है। दोनों को ही लेना पड़ेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा, यह है आपका 3 क्रिटिक्स मतलब जो किसी चीज़ का क्रिटिसिज्म करें। आपका भी कर सकते हैं, किताबों का कर सकते हैं, लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीज़ों का होता है। तो 3 क्रिटिक्स रिव्यू आ बुक, 3 क्रिटिक्स जो हैं किसी बुक को रिव्यू करते हैं। कोई किताब आई होगी किसी की, तो उसको रिव्यू करने वाले हैं। द ऑड्स मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। ऑड्स मतलब ये नहीं है कि गलत कहेंगे सही करेंगे, नहीं। ऑड मतलब ये नहीं है कि क्रिटिसिज्म हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है ना। ज़रूरी थोड़ी है क्रिटिसिज्म नेगेटिव ही होगा। क्रिटिसिज्म नेगेटिव वर्ड थोड़ी है कि आपने सोचा क्रिटिसिज्म मतलब ये हो गया कि मैं तेरी तुलनात्मक क्रिटिसिज्म करूँगा या आपने बोले बुराई करूँगा, ऐसी बातें नहीं होती। क्रिटिसिज्म जो है फेवर में भी हो सकता है। तो द ऑड्स इन फेवर को अंडरलाइन मान लेना, मतलब चाह रहे हैं वो कि बढ़िया बुक है। द ऑड्स इन फेवर ऑफ द बुक आर 5:2। इसका मतलब अगर 5 बार वो फेवर में होंगे तो 2 बार फेवर नहीं करेंगे। 5 बार अगर वो पॉजिटिव बोलेंगे, 2 बार नेगेटिव बोलेंगे। ये पहले क्रिटिक की बात है। दूसरे का है 4:3 और तीसरे का है 3:4 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ द बुक। प्रोबेबिलिटी दैट मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ द बुक, मेजॉरिटी जो हो बुक के फेवर में हो। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका एक सिंपल सा मतलब ये निकलता है, पहले उसे छोड़ो। देखो 3 अगर हम पे क्रिटिक हैं, क्रिटिक 1, क्रिटिक 2, क्रिटिक 3, तो मेजॉरिटी कब होगी? मेजॉरिटी हो सकती है पोलिंग कराएं तो 2 और 1 पे, मतलब 2 क्रिटिक बोल रहे अच्छी बुक है और 1 बोल रहे अच्छी बुक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि तीसरा ही बोले अच्छी बुक नहीं है, कोई सा भी बोल सकते हैं। और मेजॉरिटी तब भी है कि जब तीनों ही बोले बढ़िया बुक है और 0 इसके फेवर में ना हो, ठीक है। माइनॉरिटी या फेलियर कब हो जाएगा? जब 1 बोले बढ़िया बुक है और 2 बोले गलत बुक है। तो मेजॉरिटी मतलब हमें समझ में आया कि 2 सही बोलें, कि 2 पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें और 1 नेगेटिव क्रिटिसिज्म करें, तब भी मेजॉरिटी है। और तीनों के तीनों अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर दें और 1 भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म ना करें, तब भी हमारा क्या है? फेवर ही है, मेजॉरिटी हो जाएगी। बट अगर क्या हो, 1 कर रहा है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और 2 कर रहे हैं नेगेटिव क्रिटिसिज्म, तो अब इसलिए माइनॉरिटी में गिना जाएगा। पहली बात तो मैंने आपको ये क्लियर करी। अब एक वर्ड आया ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर मतलब क्या है? ऑड्स मतलब होता है चांसेस कि ये क्रिटिसिज्म देगा। फेवर मतलब सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। ऑड्स मतलब बस यहाँ चांस है और फेवर मतलब है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। अगर होता ऑड्स इन अगेंस्ट तो नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो जाता, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, 3 क्रिटिक्स हैं, बुक को रिव्यू करने वाले हैं, कोई बुक है, और ऑड्स इन फेवर ऑफ द बुक आर 5:2, 4:3 एंड 3:4। आप 3 क्रिटिक्स हैं, तीनों के अलग अलग इवेंट होंगे। एक्सपेरिमेंट एक ही है कि वो बुक को क्रिटिसाइज करने जा रहे हैं। तो इवन हम इवेंट मान लेंगे कि क्रिटिक फर्स्ट रिव्यू द बुक, रिव्यू बुक कैसे? इन फेवर, ठीक है, मतलब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहा है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी? अगर वो फेवर में बोल रहा है, ऑड्स इन फेवर, तो वो 7 में से 5 और 2 कितना? 7 में से 5 बार फेवर में बोलता है, तो 5/7 हो जाएगा। ऐसे अगर इवन बार बोलूँ मैं, तो वो क्या होगा? क्रिटिक 1 जो है वो बुक को अगेंस्ट में या नेगेटिव क्रिटिसिज्म में फेवर नहीं कर रहा है। फेवर तो नहीं करेगा, नेगेटिव क्रिटिसाइज करेगा, ठीक है, फेवर तो नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात हमें ये पता चली कि फिर पी इवन बार कितना होगा? भैया ऑड इन फेवर क्या है? 5 है 7 में से,
तो ऑड्स अगेंस्ट फेवर कितने हुए, 2 हुए 7 में से, या आप माइनस करके भी निकाल सकते हैं, 1 - 5/7 तब भी कितना आएगा, 2/7 ही आएगा। ये बातें हैं, थोड़ा बहुत मतलब पेचीदा हो सकता है, ये पेंच कस सकता है, खोलना है भैया। E2 क्या है, E2 है हमारा कि क्रिटिक सेकंड जो है, क्रिटिक नंबर 2 रिव्यू बुक इन फेवर, फेवर में बोल रहा है मतलब ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर है ये। तो प्रोबेबिलिटी E2 की कितनी आ जाएगी, सिंपल सी बात है, E2 को चांसेस मिले 7 और उसने ऑड इन फेवर मतलब फेवर में या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दिया 4 बार, ठीक है, तो 4/7 आ जाएगा। अब अगर वो अगेंस्ट बोले या नेगेटिव क्रिटिसिज्म बोले तो 3/7 आ जाएगा, 1 - 4/7 भी कर सकते हो, या तो यहाँ से भी देख सकते हो, अगर वो फेवर में 4 बार है 7 केसेस में से, तो 3 केसेस में वो फेवर में नहीं है, अगेंस्ट है या नेगेटिव क्रिटिसिज्म कर रहा है। ऐसी E3 क्या है, E3 जो है वो ये इवेंट है कि जो क्रिटिक थर्ड है वो रिव्यू करेगा बुक को इन फेवर, फेवर में करेगा, पक्ष में है ऑथर के, उसे बात सही लग रही है, उसकी आइडियोलॉजी समझ में आ रही है उसे, ठीक है, आइडियोलॉजी मतलब विचारशाला, विचारधारा भी बोल सकते हैं। तो PE3 कितना है, 7 बार उसे चांस मिला और 3 बार वो फेवर में हो गया। तो फेवर में कब नहीं हुआ, नेगेटिव क्रिटिसिज्म कितने बार है, 3/7, तो बचा कितना, 4/7। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 7 केसेस में से 3 बार फेवर में, 4 बार अगेंस्ट में। अब हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेजॉरिटी इज इन सपोर्ट ऑफ बुक, मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ बुक, मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ बुक, बुक के फेवर में मेजॉरिटी है, ये हम पे क्वेश्चन है। अब मेजॉरिटी कब होगी, या तो 2 भी हों, 2:1 हो, 2 फेवर में हो, 1 अगेंस्ट हो तब भी चलेगा, और तीनों फेवर में हो तब भी चलेगा। तो सिंपल सी बात है, इसका ये होगा P, 2 पैरेलल वर्ल्ड है, एक पैरेलल वर्ल्ड में 2 फेवर में है, 1 अगेंस्ट है, और एक पैरेलल वर्ल्ड में तीनों ही फेवर में है। अगर 1 फेवर में और 2 क्रिटिसाइज कर रहे हो उसे नेगेटिवली, है ना, अगेंस्ट है, तब तो वो मेजॉरिटी कहाँ हुई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 आर इन फेवर, 2 आर इन फेवर एंड उसी समय एक नहीं है, 1 नॉट, और दूसरे वर्ल्ड में क्या होगा, ऑल 3 आर इन फेवर, तीनों के तीनों फेवर में है, यहीं पे मेजॉरिटी आएगी। 1:2 में तो मेजॉरिटी वैसे भी नहीं आएगी। अब 2 फेवर में है, वो 2 फेवर में कोई से भी हो सकते हैं, E1 हो सकते हैं, E2 हो सकते हैं, E3 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो 2 फेवर में है वो क्या हो सकते हैं, मान लो 2 फेवर की कहानी क्या है, अब मैं वो नहीं लिखूँगा क्रिटिक्स का नाम, 2 फेवर में है, 1 नहीं है, उसके केसेस क्या हो सकते हैं, 3 हैं। मान लो E1 E2 फेवर में हो और उसी समय E3 फेवर में ना हो, या तो E2 E3 फेवर में हो और E1 फेवर में ना हो, या तो E3 E1 फेवर में हो और E2 फेवर में ना हो, या तो तीनों फेवर में है तो E1 E2 E3 तीनों के तीनों उसी वर्ल्ड में फेवर में है। तो ये चीज़ क्या बनी, 2 आर इन फेवर, इसका मतलब मान लो E1 फेवर में है तो E1 आएगा, एंड बन जाएगा इंटरसेक्शन, E2 भी फेवर में है, चलो 2 मेजॉरिटी आ गई, पर यहाँ पे फिर तीसरा E3 फेवर में नहीं होगा, यह है, ठीक है। अब इसमें भी देखो पैरेलल अर्थ बन गई, देखो कैसे, ऐसा तो नहीं होगा ना, फिर और लगाना पड़ेगा, या तो दूसरी दुनिया में होगा वो क्या चीज़, ये चीज़, ये खुल के ऐसा आ रहा है बच्चों। 2 फेवर में उसके केसेस देखो कितने बने, 3 केसेस बनेंगे कि पहला दूसरा क्रिटिक फेवर में है, तीसरा नहीं है, पहला फेवर में नहीं है और उसी समय दूसरा और तीसरा फेवर में है, ठीक है। अब तीसरा फेवर में नहीं है, नहीं, अब हम बोल सकते हैं E3 बार हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम ये बोल सकते हैं फाइनली E2 फेवर में नहीं है, E1 और E3 फेवर में है, E2 फेवर में नहीं है, E1 और E3 फेवर में है। इससे सिंपली क्वेश्चन नहीं हो सकता बच्चों, इतने वर्ड के साथ अगर आपको लिखना है तो फेवर में देखना ही पड़ेगा। ऐसे 2 फेवर में है, 1 नहीं है, तो इसका तो एक ही आउटकम बना। 2 फेवर में है मतलब पहला क्रिटिक दूसरा क्रिटिक फेवर में है, तीसरा नहीं है, या दूसरा तीसरा फेवर में है, पहला नहीं है, या पहला तीसरा फेवर में है, दूसरा नहीं है। तो पहली बात तो ये बनी, और एक और चलेगा, तीनों ही फेवर में है, मतलब पहला क्रिटिक भी फेवर में है एंड दूसरा क्रिटिक भी फेवर में है एंड तीसरा क्रिटिक भी फेवर में है, ये चीज़ें हैं। इसे आगे बढ़ाते हैं, अब तो काफ़ी आसान हो गया, और बनेगा प्लस मतलब यूनियन, एंड बनेगा इंटरसेक्शन, तो वो दिखा देना, अलग करने से पहले वो दिखाना पड़ता है। तो आप लिखोगे E1, ठीक है, एंड इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 बार,
और बनेगा यूनियन, फिर आएगा E1 बार इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ये आ गया। फिर आप पे क्या आएगा, और मतलब यूनियन E1 इंटरसेक्शन E2 बार इंटरसेक्शन E3। घबराना नहीं है बच्चों, मैं हूँ आपके साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा आपका E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, तीनों ही फेवर में आ गई। ये भी तो मेजॉरिटी है एक तरह की, ठीक है। चलिए करते हैं, हम पे प्रोबेबिलिटीज़ भी हैं, इनको अलग अलग करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं, ठीक है। साथ चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, स्क्रीनशॉट लेके चलोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन कहाँ है, ये ऊपर कैसे आया, वो नीचे कैसे आया, आप ऐसे फंस जाओगे। तो इन्हें अलग अलग करिए, P1 मल्टीप्लाई बाई Pe2 मल्टीप्लाई बाई Pe3 बार, यूनियन बना प्लस Pe1 बार इंटू Pe2 मल्टीप्लाई बाई Pe3, यूनियन बना प्लस आगे Pe1 मैंने तो करनी है कैलकुलेशन में, इंटू Pe2 बार इंटू Pe3, फिर आया एक और बार प्लस, यहाँ पे आएगा Pe1 इंटू Pe2 इंटू Pe3। ये है आपका फाइनली बातें। डालेंगे प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू और आंसर निकालेंगे। तो देखिए Pe1 कितना है, Pe1 आपको दिख रहा है 5/7 है। Pe2 कितना है, Pe2 आपको दिख रहा है 4/7 है। Pe3 बार कितना है, Pe3 बार है 4/7, ठीक है। फिर Pe1 बार के आंखें होनी चाहिए पैनी, Pe1 बार है 2/7। Pe2 कितना है, Pe2 है 4/7। Pe3 कितना है, Pe3 है आपका 3/7। ये हो गया, ये हो गया, इसके पीछे चढ़ते हैं। Pe1 कितना है 5/7, Pe2 बार है 3/7, Pe3 है 3/7, ठीक है। ये भी हो गया। फाइनली ये चीज़ें तीनों पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के लेने हैं, तीनों ही आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के लेने हैं, सॉरी। तो आप पे क्या आएंगे, ये सारे उठा लो, P1 P2 P3 करना है तो प्लस 5/7 इंटू 4/7 इंटू 3/7, 7 जो 49, 49 इंटू 7 363 या 343 शायद, 49 इंटू 7, 7 9 जो 63, 28, 29 30 31 32 33 34, 343 आपका आ जाएगा। खिलाड़ी मत बनिए कि अलग अलग लेंगे, एक साथ करिए। 5 4 जो 20, 24 जो 80 प्लस 4 3 जो 12, 12 2 जो 24 प्लस 5 3 जो 15, 15 3 जो 45 प्लस 5 4 जो 20, 23 जो 60। 8 और 6 हो गया 140, 4 5 6 7 7, तो ये 210 आ गया शायद, और यहाँ पे 243 343 आ जाएगा। देख लीजिए 4 5 6 5, ओह सॉरी 209 तो नहीं आ रहा, देखते हैं। देखो 6 और 8 तो 140 हो गया जी, 4 और 2 6 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 6 7 8 9 10, 209/343। देखिए जाता है उससे 7 से, 7 2 जो 14 होता है, फिर ये 69 आ जाएगा, तो नहीं जाएगा, यही आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। इतनी बातें आई समझ में। चलिए एक इसी के जैसा क्वेश्चन देखिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है इसके जैसा, आपको बोला आराम आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसने बोला आपको भाग दौड़े, समय सबके लिए रुकता है। आप क्या सोचते हो, आप तेज़ी से करोगे चीज़ें तो आप आगे पहुंच जाओगे क्या, ऐसा नहीं होता। आपको कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, निरंतरता रखनी चाहिए, परसेवरेंस रखना चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने आगे कर लिया, 2 दिन ऐसे बैठ गए, नहीं। देखिए द ऑड्स अगेंस्ट अ मैन, अब इनकी लैंग्वेज हार्ड है, बाकी तो सारा इजी है। द ऑड्स अगेंस्ट द मैन हु इज़ 45 years old, living till he is 70, living till he is 70 are 7:5। अब ऑड्स अगेंस्ट है, मतलब चाहते हैं कि ये लोग, ये जल्दी गेम बच जाए अंकल का, ऐसा होना नहीं चाहिए। पर दूसरा है एंड द ऑड्स अगेंस्ट हिज वाइफ, मैडम जो है, अगेंस्ट हिज वाइफ
हु इज़ नाउ 36, ज़्यादा गैप नहीं है, 11 कितने का है, 9 साल का। हु इज़ अगेंस्ट, हु इज़ नाउ 36 लिविंग टिल 61। अच्छा, टिल 61। देखो उम्र का भी 9 साल का है और वैसे भी 9 साल का है। देखो तो ये फेयर चांसेस है। देखो 36 और 45 के बीच में 9 का गैप हुआ, 70 और 61 के बीच में भी 9 का गैप हुआ, फेयर चांसेस दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन सकता है। 61 आर 5:3। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, पहला, द कपल विल बी अलाइव, कपल will be alive 25 years hence। दोनों का 25-25 हो रहा है ना, 36 और 25 हो गया 61, 45 और 25 हो गया 70, ठीक है। और दूसरा ये बोल रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम। अब एटलीस्ट में तो यूनियन आती है, एक कट जाए चांस है, दूसरा भी कट जाए चांस है, दोनों कट जाए, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 years hence, 25 years hence। ये हम पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन काफ़ी सुंदर खूबसूरत क्वेश्चन है कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। हमारे लिए तो दादाजी और दादाजी हुए, अभी जो हैं वो 45 ईयर्स के हैं और वो 70 साल तक जी जाएं। इसके अगेंस्ट जो फेवर हैं वो है 7:5, सॉरी 7:12 है ना, वैसे तो अभी 7:5 बोल लो। और उनकी जो वाइफ है मैडम, तो वो 36 से 61 साल तक, 36 से 61 ईयर्स तक जी जाएं या जी ना पाएँ, उसके फेवर है 5:3, ठीक है, नहीं जी पा रही हैं वो, ठीक है, ये बात है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कपल विल बी अलाइव 25 ईयर्स हैंस एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 ईयर्स हैंस। यही मेन चीज़ है। इवन इवेंट मान लेते हैं, E2 इवेंट मान लेते हैं, थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। इवन इवेंट मान लेते हैं पॉजिटिव वे में कि इवन है इवेंट दैट मैन विल लिव 25 ईयर्स हैंस, 25 ईयर्स हैंस, कि आदमी 25 साल तक और जी जाएगा, 45 से 25 साल और जी पाएगा, मतलब 70 तक जी सकता है। तो मतलब P कितना हुआ, देखो ये इन्होंने दे रखा है ऑड्स अगेंस्ट, मतलब 12 चांसेस हैं अगर प्रोबेबिलिटी में, तो उसमें 7 ऐसे चांसेस हैं कि वो डाई हो जाएंगे, कहना पड़ रहा है क्या करें, और 5 ऐसे चांसेस है 12 में से कि वो जी पड़ेंगे खुल के, ठीक है। याद करे करो तुम लोग भी, जैसे तुम बचपन में नहीं बोल पाते थे ऐसे बुढ़ापे में भी बोला नहीं जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला 7/5 है, तो 7 में से 12 बार, सॉरी 12 में से 7 बार उनके चांसेस है कि वो स्वर्ग में चले जाएं, डाई हो जाएं, और 5 बार ऐसे चांसेस है कि वो जी पड़े, क्योंकि अगेंस्ट लिखा हुआ है। अगेंस्ट मतलब ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि वो नहीं जी पाएंगे इतने साल तक, 25 साल तक, और 5 ही ऐसे चांसेस हैं कि जिसमें वो जी पाएंगे। तो हम तो यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव वे में कि वो जी पाएँ। इवन इवेंट ये है कि आदमी 25 साल तक जी जाए, तो हमारे काम की चीज़ 7/12 है या 5/12? ऑब्वियसली हमारे काम की चीज़, सर आप इतना जोर दे रहे हो तो 5/12 ही होगी, क्योंकि 7/12 में तो उसके चांसेस है कि वो डाई कर जाएंगे, 5/12 में ये चांसेस है कि वो जी पड़ेंगे। यहीं पे आप P बार बना लीजिए, यहीं पे कंडीशन सारी ख़त्म हो गई, 7/12। अब आपको ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं दे सकता। E2 है, मैडम की बोल देते हैं। E2 है इवेंट दैट वाइफ विल लिव 25 ईयर्स हैंस, वाइफ जो है 25 साल और जी जाएंगी। तो अब सिंपल सी बात है, अगर वो 25 साल जी पा रही हैं तो P क्या बना, देखो हमें 8 चांसेस दे रखे हैं, उनमें से एक 5/8 बना, एक 3/8 बना। 5/8 क्या है, उन्होंने बोला अगेंस्ट है, मतलब 8 में से 5 बार उनके चांसेस है कि वो डाई कर जाएंगे 25 साल पहले। 36 से वो 61 नहीं पहुंच पाएगी, 61 25 साल का गैप है, उससे पहले वो डाई कर जाएंगी, और 3/8 चांसेस ऐसे हैं कि वो जी पाएँ। 8 में से 3 चांसेस ऐसे हैं कि वो जी पाएंगी, और 8 में से 5 चांसेस ऐसे हैं कि वो डाई कर जाएंगी। ध्यान देने वाली बात, ये अगेंस्ट है, अगर फेवर होता तो उल्टा बढ़ जाता, 5/8 में वो जी पड़ती, 3/8 में वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाती।
तो P/E2 आज हमारे कितने 3/8 है, ठीक है। अगेंस्ट वाली बात थी ना, तो अगेंस्ट मतलब फेवर में नहीं है उनके बाद 5/8 बार, मतलब 8 में से 5 बार फेवर में नहीं है उनके बाद, वो 61 साल को देख नहीं पाएगी, 61वें साल को देख नहीं पाएगी, उससे पहले वो स्वर्गवासी हो जाएंगी, ठीक है। तो 5/8 है और प्रोबेबिलिटी E2 बार कितना है, सिंपल सी बात है 5/8 हो जाएगा। अब उन्होंने बोला पहला क्वेश्चन कि द कपल विल बी अलाइव 25 ईयर्स हेंस, P कपल विल बी अलाइव 25 ईयर्स हेंस, कपल जो है 25 साल तक जिंदा रहे। कपल किससे बनता है, हस्बैंड एंड वाइफ से, जो हस्बैंड हमारे आज यहाँ मैन है और दूसरी उनकी वाइफ है, वो दोनों अलाइव रहे, मतलब मैन भी जिंदा रह गए और वुमन भी या वाइफ भी जिंदा रह गई। इसका मतलब दोनों ही जिंदा रह गए, इसका मतलब P बोथ मैन एंड वाइफ विल बी अलाइव, बोथ मैन एंड वाइफ विल बी अलाइव, और ये एक ही धरती में हो रहा है, इसका मतलब आदमी जिंदा है, उसका इवेंट है इवन, एंड बना इंटरसेक्शन, और वुमन या वाइफ भी जिंदा है तो उसका बना E2। क्लियर है इतनी बातें, दोनों ही जिंदा है ना एक ही धरती में। मैंने ये तो नहीं बोला आदमी जिंदा है औरत जिंदा नहीं है, औरत जिंदा है आदमी जिंदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने बस ये बोला दादाजी भी जिंदा है दादी भी जिंदा है, दोनों ही एक ही अर्थ में जिंदा है। तो P इवन इंटरसेक्शन E2 बना, दैट मीन्स P इवन इंटू P/E2। अब P इवन कितना है 5/12, अब P/E2 कितना है 3/8, 3 4 जा 12 और कुछ नहीं हो सकता तो 5/32 चांसेस हैं ऐसे, या 32 में से 5 ऐसे चांसेस है जिनमें वो जिंदा दोनों होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इन्होंने बोला एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव। ऑब्वियसली एटलीस्ट मतलब हस्बैंड जिंदा रहे वो भी चलेगा उस धरती में, वाइफ जिंदा रहे वो भी चलेगा, और दोनों ही जिंदा रहें वो भी चलेगा। तो दूसरा है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव, कम से कम एक तो क्या हो जिंदा हो। इसका मतलब एटलीस्ट जब भी आएगा तो यूनियन आएगी, इवन आदमी भी जिंदा हो एंड उनकी मैडम E2 भी जिंदा हो। तो P इवन यूनियन E2 मतलब P इवन प्लस P/E2 माइनस P इवन इंटरसेक्शन E2, और क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है दोनों ही को ही उनके बच्चे अच्छे हैं, समझदार हैं, समझते हैं कि बुढ़ापे में क्या दिक्कत आती है, सारी बचपने वाली दिक्कत आ जाती हैं, जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है। तो दोनों को अच्छी तरीके से खुश रखते हैं, अच्छा खाना देते हैं टाइम से, है ना, पीठ पूजा कराते हैं, सारी अच्छे सद्भाव से रहते हैं। तो दोनों इंडिपेंडेंटली सबके लिए अच्छी तरीके से हमने नीडिंग करी हुई है, सबकी नीड पूरी कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक के जिंदा रहना दूसरे के मरने पर डिपेंड नहीं करेगा, या एक दोनों का जिंदा रहना या दोनों का मरना रहना इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ये बनेगा P इवन, ये बनेगा P/E2 और ये बनेगा माइनस P इवन इंटू P/E2। अब सिंपल सी बात है, P इवन कितना है 5/12 है, P/E2 कितना है 3/8 है, और माइनस 5/12 इंटू 3/8। तो यहाँ से कितना आएगा आप देख सकते हैं, एलसीएम का तो मुझे पता नहीं, 12 के टेबल में 8 नहीं आता, मैं ले लेता हूँ 12 8 जा 96 एलसीएम, ठीक है। 12 8 जा 8 5 जा 40, 8 12 जा 12 3 जा 36 और 5 3 जा 15। तो 40 माइनस 15 25 होते हैं, 25 और 36 कर लेते हैं, 6 5 11 3 4 5 6 61/96, 61/96 हमारा आंसर आ जाएगा। चेक करिए, है नहीं है, चेक करिए बच्चे, 61/96 है नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया।